नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है खास और अहम खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति के हाथों करवाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। चीन में कोरोना की नई लहर, डब्ल्यूएचओ ने कहा टला नहीं है कोरोना वायरस का खतरा। और उत्तराखंड को मिली वंदे भारत की सुविधा, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन। देश की राजधानी दिल्ली में नया संसद भवन बनकर तैयार तो है, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। बुधवार को विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। इस उद्घाटन समारोह में भाजपा के साथ शिवसेना, शिंदे गुट, शिरोमणि अकाली दल, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, आरपी आठवले, अपना दल, एस, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेडी, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, आईएमके और एजेएसयू एमएनएफ दल शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस मणि, वीसीके, रालोद, राकांपा, जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएम के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल ही कोरोना वायरस की वापसी को लेकर देश दुनिया को चेताया था। इसी बीच कोरोना को लेकर चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन में कोरोना की नई लहर आ गई है। कोरोना के XBB वेरिएंट से बचने के लिए चीन तेजी से वैक्सीन बनाने में जुट गया है। नई लहर के चलते जून के अंत तक चीन में हर हफ्ते कोरोना के 6.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। एक्सपर्ट को पहले ही अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में कोरोना की एक छोटी लहर आने की आशंका थी। अनुमान के मुताबिक मई के अंत तक चीन में इस वेरिएंट की वजह से हर हफ्ते करीब 4 करोड़ केस आएंगे। इसके बाद जून में केस पीक पर होंगे। कोरोना की ये नई लहर पिछले साल के अंत में आई लहर से ज्यादा खतरनाक और तेजी से संक्रमण फैलाने वाली होगी। इसको देखते ही सरकार ने 2 नई वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये जल्दी बाजार में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा 3-4 और वैक्सीन की टेस्टिंग जारी है। कल ही डब्ल्यूएचओ के गवर्नर जनरल टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस ने अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना भले ही अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे अब कोई खतरा नहीं है। दुनिया में अगली महामारी जरूर आएगी और ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें अभी से तैयारी करनी होगी। उत्तराखंड राज्य को भी देश की तेज रफ्तार दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में भी मदद करेगा। देश अब रुकने वाला नहीं है, वो वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली ये ट्रेन इस साल लॉन्च हुई 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही उत्तराखंड रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। वंदे भारत के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें केवल अपने साम्राज्य की परवाह करती थी, आम आदमी उनकी प्राथमिकता में नहीं था। पहले की सरकार ने केवल वादे किए लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। हमने सभी वादों को पूरा किया।
21वीं सदी का भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो सकता है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं था। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए। इन दावों में कई कई साल बीत गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। 2014 तक देश के 1/3 रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था। 1/3। जब ये स्थिति हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेन चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाई और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। गुजरात के लोग न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी अपना नाम कमा रहे हैं। ऐसे ही एक खास उपलब्धि गुजरात के मुस्लिम समुदाय के याकूब पटेल ने हासिल की है। गुजरात में जन्मे याकूब पटेल ब्रिटेन के लैंकाशायर काउंटी के शहर प्रेस्टन के नए मेयर चुने गए हैं। याकूब पहले एक पार्षद और स्थानीय समुदाय के सक्रिय सदस्य थे। उनका जन्म गुजरात के भरूच जिले में हुआ था। 1976 में बड़ौदा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने के बाद वे ब्रिटेन चले गए थे। ब्रिटिश मीडिया ने बताया कि याकूब पटेल ने उत्तरी इंग्लैंड के लैंकाशायर काउंटी के एक शहर प्रेस्टन के नए मेयर के रूप में पदभार संभाला है। ये वही शहर है जिसमें 14वीं शताब्दी से मेयर की परंपरा चली आ रही है। मेयर का पदभार संभालने के बाद याकूब ने वहां कहा कि मेरा इस शहर से गहरा नाता है, जहां मैंने 1979 में प्रेस्टन कॉरपोरेशन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद पहली बार उन्हें 1995 में शहर के आहवनम वार्ड के लिए लेबर पार्टी के पार्षद के रूप में चुना गया था और वे प्रेस्टन सिटी काउंसिल के इतिहास में पहले मुस्लिम पार्षद बने। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश
नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए नामीबिया से यहाँ चीते लाए गए थे, लेकिन भारत में लगातार चीतों की मौत हो रही है। कुनो नेशनल पार्क में गुरुवार को ज्वाला चीता के 2 और शावकों की मौत हुई है। मंगलवार को चीते के 1 शावक की मौत हुई थी। यहाँ 2 महीने के भीतर अब तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है। कुनो में मादा चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 2 की मौत हुई है। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया गया था। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बाड़ों में रिलीज किया था। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कुनो लाए गए थे। अब 18 चीते ही कुनो नेशनल पार्क में बचे हैं। हमेशा चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात आ रहे हैं, जिनके सूरत दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बिहार के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपने अलग अलग बयानों से लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों के गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और गुजरात के अलग अलग शहरों में उनके दरबार के आयोजन किए गए हैं। 26 और 27 मई को धीरेन्द्र शास्त्री सूरत आएंगे। उनके प्रवचन की तैयारियां सूरत में चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के कार्यक्रम को लेकर सूरत में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने 10 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां अहमदाबाद में उनके एक कार्यक्रम में शिरकत करने पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। गुजरात के अहमदाबाद के वटवा में 17 से 25 मई तक शिव कथा का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य कथाकार देवकीनंदन ठाकुर है। इस कथा के समापन समारोह में गुजरात राज्य के पूर्व मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा उपस्थित रहे और बिहार के बाबा बागेश्वर धाम के बहुचर्चित धीरेन्द्र शास्त्री भी समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए बड़ी भीषण गर्मी में लोग घंटों तक उनकी राह देखकर बैठे रहे, लेकिन सुचारू व्यवस्था के अभाव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को तपती गर्मी में परेशान होना पड़ा।